बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में राजा अर्जुन का शासन था। अर्जुन एक दयालु राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखा करता था। एक दिन अर्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक दासी वहां जाकर अर्जुन से बोली, महाराज, महारानी ने आपको याद किया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो हम महारानी से मिलकर आ रहे हैं। महारानी का कहना है कि उन्हें आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। दासी की बात सुनकर अर्जुन महारानी के कक्ष में चला गया और महारानी की ओर देखकर बोला, क्या बात है पद्मा? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं तुमसे मिलकर गया था। मैं आपसे फिर से वही बात कहती हूँ, आज आप शिकार पर नहीं जाइए। तुम तो बच्ची की तरह बात कर रही हो। अरे जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तब तुम हमारी तलवार पर तिलक लगाकर हमारी विजय होने की कामना करती हो और एक बहादुर पत्नी की तरह मुझे विदा करती हो। परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम्हें क्या हो गया है। अर्जुन की बात सुनकर रानी पद्मा अर्जुन की ओर देखकर बोली, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा शिकार से जल्दी लौटने का। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन कक्ष से बाहर निकल गया और 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन काफी देर तक जंगल में अपने सैनिकों के साथ घूमता रहा, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर अर्जुन अपने सैनिकों से बोला, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे महारानी की बात मान लेनी चाहिए थी। सुबह से दोपहर हो गई मगर एक भी शिकार हाथ नहीं आया। तभी एक सैनिक अर्जुन से बोला, मुझे लगता है कि आपको थकान हो गई है महाराज। क्यों ना किसी घने वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लिया जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सैनिक, ऐसा ही करते हैं। इतना बोलकर अर्जुन अपने घोड़े से उतरकर एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर हिरनी पर पड़ी। अर्जुन तुरंत अपने सैनिकों से बोला, देखो सामने कितनी सुंदर हिरनी खड़ी हुई है। हम उसका शिकार नहीं करेंगे, बल्कि उसको पकड़कर अपने महल में ले जाकर अपनी पत्नी को भेंट देंगे। जाओ, इस हिरनी को पकड़कर लेकर आओ। अर्जुन की बात सुनकर उसके दोनों सैनिक उस हिरनी की ओर दौड़ पड़े, मगर वो हिरनी बिजली की रफ्तार से उन सैनिकों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। दोनों सैनिक मुंह लटकाकर राजा अर्जुन के पास चले गए। सैनिकों को खाली हाथ देखकर अर्जुन क्रोधित होते हुए बोला, तुम दोनों एक हिरनी भी पकड़कर नहीं ला पाए। महाराज, हमने उसका पीछा किया, मगर इतनी फुर्तीली हिरनी हमने आज तक नहीं देखी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं उस हिरनी को पकड़कर ही मानूंगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर अर्जुन जंगल में उस हिरनी की तलाश में जुट गया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे वो हिरनी एक पेड़ के नीचे दिख गई। अर्जुन अपने दोनों सैनिकों से बोला, वो देखो, वो उस पेड़ के नीचे छुपी हुई बैठी हुई है। राजा और दोनों सैनिकों ने अपने घोड़े उस हिरनी की ओर तेज गति से दौड़ा दिए, मगर वो हिरनी दोबारा बहुत फुर्ती से घने जंगल की ओर घुस गई। राजा उस घने जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी एक सैनिक राजा से बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपको हिरनी पकड़ने का विचार छोड़ देना चाहिए। और ऐसा क्यों? वो हिरनी जंगल के अंदर घुस गई है महाराज। क्या आपको नहीं पता कि राजगुरु ने उस घने जंगल के अंदर जाने के लिए उज्जैन नगर के वासियों को मना किया है, और यहाँ तक कि आपको भी। तुम्हें लगता है कि मैं राजगुरु की बात मानूंगा? राजगुरु के पास सिवाय बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं होता। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर अर्जुन घने जंगल की सीमा के अंदर घुस गया और उसके सैनिक ना चाहते हुए भी राजा के पीछे चले गए। जंगल में घुसते ही अर्जुन को वो हिरनी दिख गई, मगर अर्जुन अपने सैनिकों के साथ जैसे ही उस हिरनी के करीब जाता, वो हिरनी बिजली की रफ्तार से फिर से वहां से भाग जाती। ये देखकर अर्जुन क्रोधित होकर अपने दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, इस हिरनी ने मुझे बुरी तरह से थका दिया है। मैं इसे रानी पद्मा को भेंट में देकर ही रहूंगा, फिर भले ही चाहे मुझे इसे मार कर ही क्यों न लाना पड़ जाए।
इतना बोलकर अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष निकालकर सीधे उस हिरनी के ऊपर तीर चला दिया। तीर सीधा हिरनी के शरीर के आर पार हो गया और वो झटपटाते हुए वहीं पर गिर गई। तभी अचानक राजा को अपने दोनों सैनिकों की दर्दनाक चीख सुनाई दी। राजा ने जैसे ही पीछे की ओर देखा तो पीछे का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके दोनों सैनिक पेड़ की एक नुकीली डाल पर मृत अवस्था में लटके हुए थे। अर्जुन घबराता हुआ अपने आप से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ क्षण पहले ही तो ये दोनों सैनिक जीवित खड़े हुए थे। राजा घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि हिरनी भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोनों सैनिक मारे गए और जिस हिरनी को मैंने कुछ क्षण पहले मारा था उसकी लाश ठीक सामने पड़ी हुई थी, वो भी अचानक ही कहाँ गायब हो गई? तभी अर्जुन को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो कुछ ही क्षणों में बेहोशी की गहराइयों में समा गया। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया। तभी उसकी नजर बगल में बैठी हुई एक बेहद सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो कि उसे निहारे जा रही थी। अर्जुन उस स्त्री की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम अवंतिका है। मैं इस जंगल में रहती हूँ। लेकिन ये तो घना जंगल है और उज्जैन नगर का कोई भी वासी इस जंगल में डर की वजह से नहीं आता। सही कहा आपने। मैं जब छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ उज्जैन नगर में ही रहती थी और एक दिन मेरे पिता का उज्जैन नगर के एक दबंग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। वो दबंग व्यक्ति मेरे परिवार को खत्म करना चाहता था, इसलिए मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को लेकर इस जंगल में ले आए और फिर वो कभी उज्जैन नगर वापस नहीं गए। तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ समय पहले ही वो दोनों चल बसे। मैं इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। अवंतिका अर्जुन को बहुत गौर से देखती हुई बोली, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं और आप बेहोश कैसे हुए? अवंतिका की बात सुनकर अर्जुन को सब कुछ याद आ गया। अर्जुन तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। अर्जुन अवंतिका को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे उन दोनों सैनिकों को आखिर किसने मारा और वो हिरनी वो अचानक गायब कैसे हो गई और मैं बेहोश क्यों हो गया? आप उज्जैन नगर के राजा हैं। आपके कई दुश्मन हो सकते हैं। अवश्य कोई दुश्मन चुपके से आपके पीछे लगा होगा और उसी ने आपके दोनों सैनिकों को मारा हो और भाग्य से आप बच गए हो। अगर ऐसी बात है तो फिर खतरा अभी टला नहीं है। इतना बोलकर अर्जुन जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, अचानक वो लड़खड़ाता गिर गया। लगता है बेहोश होकर गिरने से आपके पाँव में मोच आ गई है। मैं जंगल की सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ महाराज। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए, मैं आपके पैर की मोच सही कर देती हूँ। अवंतिका राजा अर्जुन का हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी की ओर चलने लगी। कुछ ही देर में अर्जुन ने देखा कि जंगल के एक झरने के किनारे एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई थी। अवंतिका अर्जुन को सुंदर झोपड़ी के अंदर की ओर ले गई और बोली, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए महाराज, मैं कुछ देर में आती हूँ। अर्जुन उस झोपड़ी में बिछी हुई एक चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद अवंतिका हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ गई और राजा के पैर में मलने लगी। अर्जुन के पैरों का दर्द सही हो गया और वो अवंतिका को निहारते हुए बोला, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं इस जंगल से बाहर निकल भी पाता या नहीं। मैं अब तक वहीं पड़ा होता। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया था कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अवंतिका ने इतना कहा ही था कि तभी एक कोयल झोपड़ी के अंदर आकर अवंतिका के पास बैठकर कूकू करने लगी। राजा ने देखा अवंतिका कोयल को ऐसे देख रही थी मानो कि वो उसकी भाषा समझ रही हो। अचानक अवंतिका का चेहरा गंभीर हो गया। अवंतिका अर्जुन की ओर देखकर बोली, महाराज, मेरा शक सही निकला। आपके सैनिकों की हत्या आपके किसी दुश्मन राजा ने की है
और वो अभी भी आपको यहाँ पर तलाश कर रहा है। मैं इस जंगल का एक दूसरा रास्ता भी जानती हूँ जिसे कोई नहीं जानता। मैं उस रास्ते से आपको इस जंगल से दुश्मन की नजर से बचाकर निकाल सकती हूँ। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि दुश्मन मुझे तलाश रहा है? महाराज, मैं बचपन से इस जंगल में रही हूँ, इसलिए मैं हर जानवर की भाषा को समझ सकती हूँ। इस कोयल ने यही आकर मुझे बताया है। अवंतिका की बात सुनकर अर्जुन बहुत गहरी नजर से अवंतिका को देखते हुए बोला, तुम तो जानवरों की भाषा भी समझती हो और दूसरों की सहायता भी करती हो। तुम्हारे अंदर मेरी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अर्जुन की बात सुनकर अवंतिका शर्माते हुए बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो मैं आप जैसे वीर राजा की रानी बनूं। तो फिर ठीक है, हम तुम्हें महल में अपनी पत्नी बनाकर ही ले जाएंगे। अर्जुन उज्जैन नगर के मंदिर में अवंतिका से विवाह करके सीधा महल की ओर चला गया। अपने पति के साथ अपने से अधिक सुंदर स्त्री को देखकर रानी पद्मा बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, आपके साथ ये सुंदर स्त्री कौन है? अर्जुन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, अब ये भी मेरी पत्नी है पद्मा, इसने मेरी जान बचाई है। अवंतिका उस दिन से अर्जुन की पत्नी बनकर महल में एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। राजा अर्जुन पूरी तरह से अवंतिका के प्यार में डूब चुका था। अवंतिका राजा अर्जुन से जो बोल देती, राजा अर्जुन वही करता। अब अर्जुन अपने सिंहासन के बगल में अपनी पत्नी पद्मा को नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी अवंतिका को साथ बिठाता। राजा अर्जुन की दूसरी शादी के चर्चे पूरे उज्जैन नगर में फैले हुए थे। भीमा अपनी पत्नी कौशल्या से इसी बारे में बातचीत कर रहा था। सुन रही हो कौशल्या, हमारे महाराज ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। अरे महाराज की बातें महाराज ही जाने, भला आपको इससे क्या? महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था कौशल्या। हमारी पहली रानी बहुत सीधी साधी है और दिल की बहुत ही साफ है, प्रजा की मदद भी बहुत करती है। मगर ये दूसरी रानी सुना है बहुत ही ज्यादा घमंडी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको महाराज के परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अरे क्या आपको खेत में नहीं जाना? कल फसल कटने को है और जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं। जाइए, जाकर अपने खेत की रखवाली करिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर भीमा मुस्कुराता हुआ अपने खेत की ओर चला गया। रात का समय हो चुका था। भीमा खेत में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर बैठ गया। भीमा झोपड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर टहल रहा हो। भीमा अपने आप से बोला, रात के समय बाहर कौन टहल रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? नहीं नहीं, जानवर के कदमों की आवाज तो अलग होती है। इतना बोलकर भीमा जैसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर आया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भीमा चीखते हुए बोला, यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बोलकर भीमा लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। अगली सुबह भीमा की लाश बहुत बुरी अवस्था में उसके खेत में मिली। भीमा की पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। भीमा की लाश को देखकर गांव का मुखिया बुरी तरह से डरते हुए बोला, भीमा की लाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मरने से पहले इसने कोई बड़ा ही भयानक दृश्य देखा हो। तभी भीमा की पत्नी कौशल्या रोते हुए बोली, मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैंने इन्हें रात के समय खेत में भेज दिया। मुझे क्या पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। चिंता मत करो कौशल्या, मैं इस घटना की चर्चा महाराज से जरूर करूंगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला, अरे वो देखो, महाराज और राजगुरु यहीं पर आ रहे हैं। तभी अचानक वहां पर राजा अर्जुन, राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ वहां पर आ पहुंचा और बोला, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुखिया
कांपते हुए सारी घटना राजा अर्जुन को बताते हुए बोला। महाराज, हमारे गांव में भीमा नाम के व्यक्ति की किसी ने बुरी तरह से हत्या कर दी। ये सुनकर राजगुरु बुरी तरह से चौंकते हुए बोले। कहाँ है भीमा की लाश? आइए, चलिए मेरे साथ। राजगुरु और राजा अर्जुन धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस तरफ आ गए जहां भीमा की लाश पड़ी हुई थी। भीमा की लाश देखकर राजगुरु डरते हुए बोले। इसकी हत्या किसी जंगली जानवर ने नहीं की, बल्कि किसी और ने की है। राजगुरु की बात सुनकर अर्जुन चौंकते हुए राजगुरु की ओर देखकर बोला। आप कहना क्या चाहते हैं राजगुरु? महाराज, भीमा की लाश को गौर से देखिए। भीमा के सीने से दिल गायब है और जानवर किसी का दिल निकाल कर नहीं खाते। इसका शव देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने मारने से पहले इसके शरीर के रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। यह किसका काम हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता करना बहुत ज्यादा आवश्यक है महाराज। मेरा मन कहता है कि उज्जैन नगर में ये पहली हत्या नहीं है। भविष्य में शायद इस तरह की हत्याएं और भी हो सकती है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजगुरु ने इतना कहा ही था कि तभी रानी अवंतिका, जो कि अब अर्जुन के राजकाज में हाथ भी बटाने लगी थी, वहां पर आ पहुंची और राजगुरु की ओर देखकर बोली। ये किसी जंगली जानवर का ही काम है राजगुरु। ये इलाका जंगली है, इस मामले को इतना तुल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रानी अवंतिका। तभी अर्जुन राजगुरु की ओर देखकर बोला। रानी अवंतिका ने जो कह दिया वही सत्य है। मत भूलिए राजगुरु, रानी अवंतिका आपसे ज्यादा अनुभव रखती है। राजा अर्जुन की बात सुनकर राजगुरु आवेश में आ गए। महाराज, मैं देख रहा हूँ कि जब से आपने रानी अवंतिका से विवाह किया है, आपके अंदर सोचने की क्षमता कम होती जा रही है। मैं आपके पिताजी के समय से बतौर सलाहकार काम कर रहा हूँ। मेरी बात ना मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे लगता है राजगुरु कि अब आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। मत भूलिए कि मैं उज्जैन नगर का महाराज हूँ और रानी अवंतिका मेरी पत्नी। आपकी आंखों पर रानी अवंतिका के प्यार की पट्टी बंधी हुई है महाराज, इसलिए आप सत्य और झूठ को परख नहीं पा रहे हैं। तभी रानी अवंतिका रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई राजगुरु की ओर देखकर बोली। मुझे लगता है राजगुरु, अगर आपको मुझसे इतनी ही आपत्ति है तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए। अवंतिका की बात सुनकर राजगुरु गहरी सोच में डूबते हुए राजा अर्जुन की ओर देखकर बोले। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आवेश में आकर मैं ज्यादा बोल गया। कोई बात नहीं राजगुरु। इतना बोलकर राजा अर्जुन अपनी पत्नी अवंतिका के साथ वहां से चला गया। आखिर राजा अर्जुन के उन दो सैनिकों को किसने मारा? उस हिरनी के अचानक गायब होने का क्या रहस्य है? कौन है अवंतिका? क्या वाकई राजा अर्जुन उसके प्यार में अंधा हो चुका है? आखिर भीमा की हत्या किसने की? ये सब जानने के लिए बने रहिए इसके अगले एपिसोड तक। रहस्यमयी रानी पार्ट